आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के संबंध में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही कथन चुनें। पहला, इसे बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को पराजित किया। इसके दरबार में डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जसुआ केटलार के नेतृत्व में आया। और तीसरा, यह सबसे अधिक उम्र में मुगल बादशाह बनने वाला व्यक्ति था और इसने आमेर के शासक अजीत सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? 1 3 4, 1 3, 2 3 4 या फिर 1 2 3। तो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन 1 2 3। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा गलत है, चौथा जो है वो गलत है। क्योंकि आमेर के राजा, जो आमेर के शासक जय सिंह थे, उनको मिर्जा राजा की उपाधि जो है वो बहादुर शाह प्रथम ने नहीं दी थी। वो उपाधि जो है वो जहांदार शाह ने दी थी। वो उपाधि जो है जहांदार शाह ने दी थी। अगला प्रश्न है, हैदर अली के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनें। कि हैदर अली ने 1760 में स्वयं को मैसूर का शासक घोषित किया। 1756 ईस्वी में डिंडीगुल के किले का फौजदार नियुक्त किया गया और इसने अपने सोने तथा तांबे के सिक्कों पर शिव, पार्वती और विष्णु की मूर्ति अंकित करवाई और इसने पोर्टो नोवो के युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया। तो कौन सा कूट के आधार पर सही है? तो ऑप्शन है 2 और 4, 1 और 3, 1 2 3 और 2 3 4। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 1 और 3। 1 और 3 जो है वो सही है, क्योंकि हैदर अली को 1756 में नहीं 1755 में डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया गया था और बाद में हैदर अली ने स्वयं को 1760 में मैसूर का शासक घोषित किया। इसने अपने सोने और तांबे के सिक्कों पर शिव, पार्वती, विष्णु की मूर्तियां अंकित करवाई, पर पोर्टो नोवो के युद्ध में यह अंग्रेजों से पराजित हो गया था। इसलिए पहला कथन और तीसरा कथन ही सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? कि अब्बीपुरम आंदोलन 1888 में नारायण गुरु के द्वारा चलाया गया। आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा चलाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1920 में बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की। और चौथा है गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 ईस्वी के कलप्पन के द्वारा चलाया गया। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1920 में बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना नहीं की थी, बल्कि यह स्थापना जो है 1924 में की थी। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कुरीतियां और उनके समाप्तकर्ता। ठगी प्रथा कर्नल स्लीमैन, शिशुवध वेलेजली, नरबल प्रथा हार्डिंग द्वितीय, दास प्रथा एडनबरो। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, नरबल प्रथा। नरबल प्रथा जो है, ठीक है, नरबल जो प्रथा है वो हार्डिंग द्वितीय ने समाप्त नहीं की थी। ठीक है, यही जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, ठगी प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया। शिशुवध को जॉन शोर ने रोकने का प्रयास किया और वेलेजली ने दोनों ने किया था। वेलेजली के समय में ही 1802 में धारा 5 के द्वारा शिशु हत्या को भी साधारण हत्या माना गया और नरबल प्रथा को समाप्त करने का जो है वो हार्डिंग द्वितीय को नहीं, हार्डिंग प्रथम को माना जाता है। और दास प्रथा को जो है 1843 में एडनबरो ने समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? समाचार पत्र और भाषा। बंगाल गजट की भाषा क्या है? समाचार दर्पण की भाषा क्या है? मुंबई दर्पण की भाषा क्या है? और दिग्दर्शन की भाषा क्या है? जो इसका सही जो आंसर है, बंगाल गजट जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, दिग्दर्शन। बंगाल गजट के संपादक जो थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे और उन्होंने यह अंग्रेजी भाषा में अखबार निकाला था।
समाचार दर्पण के संपादक जेसी मॉसमैन थे, यह बांग्ला भाषा में निकलता था। मुंबई दर्पण के संपादक बाल शास्त्री थे और यह मराठी भाषा में निकलता था। दिग्दर्शन के संपादक भी मॉसमैन थे और यह बांग्ला भाषा में निकलता था, ना कि गुजराती भाषा में। अगला प्रश्न है, सितंबर 1920 में कोलकाता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध करते हुए किसने कहा था कि यह प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता को सबसे बड़ा धक्का है और यह मूर्खतापूर्ण विरोध और समाज उन सभी समाज के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा है? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, सी.आर. दास या फिर मोतीलाल नेहरू। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, वो है एनी बेसेंट। यह कथन जो है एनी बेसेंट का है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों कारक है। अभिकथन में है मुस्लिम लीग ने किस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, और आ रहा है कि इसमें भारत को ऐच्छिक रूप से राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार था। कौन सा कथन सही है? ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन जो है वो सही? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कि ए आर दोनों सही हैं लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते। अगला प्रश्न है, कथनों का कि बलबन ने रक्त और लौह जैसी कठोर नीति अपनाई, वह सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना चाहता था। तो कौन सा कथन सही है? ए आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है, यही ऑप्शन जो है सही है। ए ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में ऐसी भूमि जो सीधे राज्य के नियंत्रण में थी और इन ग्रामों में किसान राज्य को कर देते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? भंडारवाद ग्राम, उम्बाल ग्राम, कुटंगी ग्राम या फिर मठापुर भूमि। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, भंडारवाद ग्राम। विजयनगर साम्राज्य में भू स्वामित्व के कई रूप देखने को मिलते हैं। भंडार ग्राम या सीधे राज्य के नियंत्रण वाली भूमि थी, इन ग्रामों पर किसान राज्य को कर देते थे। उम्बाली जो था, उम्बाली जो है वह ग्राम को कुछ सेवाओं के बदले प्रदान की गई भूमि थी, यह भू लगान मुक्त भूमि होती थी। और कुटगी जो थी, कुटगी जो है यह पट्टे पर दी गई भूमि थी और नगद उपज का एक अंग था और इसे किसान को भूस्वामी प्रदान करता था। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता आईन दहसाला पद्धति की नहीं है? कि यह रैयतवाड़ी व्यवस्था ही थी जिसमें बिचौलियों का कोई अस्तित्व नहीं था। आईन दहसाला व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी दीवाने आला होता था। यह व्यवस्था मुख्य तौर पर जब्ती व्यवस्था का ही सुधरा हुआ रूप थी और यह 10 वर्षों के लिए एक स्थायी व्यवस्था थी। तो कौन सा इसका कथन सही नहीं है? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, यह व्यवस्था 10 वर्षों के लिए स्थायी थी। अकबर के समय किसानों के हितों और विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता था, इसलिए उन्होंने आईन दहसाला पद्धति को अपनाया जो एक प्रकार की रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। यह जब्ती व्यवस्था का एक सुधरा हुआ रूप थी, परंतु यह कोई 10 वर्षों की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि राज्य को इसमें कभी भी परिवर्तन करने का अधिकार था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि हड़प्पा स्थल सुरकोटदा और धौलावीरा खंभात की खाड़ी में स्थित है। हड़प्पा स्थल लोथल, रंगपुर और कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ना तो एक ना ही दो। क्योंकि हड़प्पा कालीन स्थल जो है भारत के अनेक राज्यों में स्थित हैं। गुजरात क्षेत्र में पाए जाने वाले स्थल दो भागों कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी में स्थित हैं। अगर कच्छ की खाड़ी की बात करें तो कच्छ की खाड़ी में 3 स्थल हैं जिसमें देसलपुर, सुरकोटदा और धौलावीरा हैं। जबकि खंभात की खाड़ी की बात करें तो इसमें लोथल, रंगपुर और रोजदी हैं। इसलिए दोनों कथन जो हैं गलत हैं। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व में अनेक संप्रदाय अस्तित्व में आए, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? घोर अक्रियवादी, अजित केस कंबलिन, अनिश्चयवादी, संजय वेलिटिपुत्र, भौतिकवादी, पकुधक कच्चायन और आजीवक मखल्ली पुत्र गोसाल।
जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, घोर अक्रियावादी। घोर अक्रियावादी के संस्थापक जो हैं वो अजीत केश कमलिन नहीं है, इसके अक्रियावादी के जो हैं वो पूरन कश्यप है, पूरन कश्यप है। जबकि अजित केश कमलिन जो हैं वो नितांत भौतिकवादी थे। उनका मानना था कि मृत्यु के बाद शेष नहीं बचता है, जबकि प्रकृत कच्चायन का मत भी भौतिकवादी था, या पुनर्जन्म और कर्म को नकारते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है? स्तंभ लेख से, बृहद शिलालेख से, लघु शिलालेख से, या फिर गुहा लेख से? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, लघु शिलालेख से। लघु शिलालेख से अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। अशोक के जो वह शिलालेख जो हैं 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं हैं, उन्हें लघु शिलालेख कहा जाता है। और जैसे मस्की लघु शिलालेख में अशोक ने अपने आप को बुद्ध शाक्य कहा है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 28 में दिए गए प्रावधानों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राजनिधि से पूर्णतया पोषित किसी संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह व्यवस्था उन संस्थानों पर भी लागू होती है जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा हो, लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हो। केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल एक। पहला कथन सही है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता का प्रावधान है, लेकिन अनुच्छेद 28(1) में कहा गया है कि राजनीति से पूर्णतया पोषित किसी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, परंतु यह व्यवस्था उन संस्थानों में लागू नहीं होती है जिसका प्रशासन तो राज्य कर रहा हो, लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हुई हो। इस प्रकार पहला कथन सही है और दूसरा कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 371 गा, अनुच्छेद 253। जो इसका सही सुमेलन है, अनुच्छेद 243 में जो है वो संघ की 43 में अनुच्छेद 243 जो है वो संघ की भाषा है। 351 में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश हैं। 371 गा में मणिपुर राज्य से उपबंध हैं, और 253 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने का एक विधान है। इस प्रकार सही आंसर जो है वो बी है। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका में शामिल है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या फिर महान्यायवादी? कौन सा ऑप्शन है? 1 2 3, 1 3, 2 3 4, या फिर 1 2 3 4? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1 2 3 4। ये सभी जो हैं वो संघ की कार्यपालिका में शामिल हैं। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, दल बदल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि दल बदल से उत्पन्न निर्भरता संबंधित प्रश्नों का निर्णय सदन का अध्यक्ष करता है, और अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होता है, जो इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक सही। क्योंकि दल बदल से उत्पन्न निहरता संबंधी प्रश्नों का निर्णय सदन का अध्यक्ष करता है। प्रारंभ में इस कानून के अनुसार अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता था। इस पर किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठा सकता था, लेकिन किंतु किहोतो होलोहन मामला 1992 में आया। उसमें उच्चतम न्यायालय ने यह उपबंध दिया कि उच्चतम और उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने का प्रयत्न है,
अतः अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भाग 9 का, 14 का, भाग 8, भाग 19। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 14 का, क्योंकि 14 का में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं नहीं हैं। संघ और राज्य के सेवाओं के अधीन जो सेवाएं हैं वो भाग 14 में है, और 14 में जो है वो अधिकरण है। 14 का में अधिकरण है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन और कारक हैं कि संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है, और संसदीय व्यवस्था में विधायिका अपने कार्यों और नीतियों के लिए कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, आर दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या करते हैं। ए, आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करते हैं। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ए सही है लेकिन आर गलत है। मतलब ए सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि कार्यपालिका अपनी नीतियों कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती हैं, न कि कार्यपालिका के। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडलीय समितियों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन चुनिए। कि मंत्रिमंडलीय समितियां संवैधानिक हैं और संसदीय मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति संसद में सरकार की भूमिकाओं कार्यों को देखती है। तो कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। और दूसरा कथन सही है, पहला कथन जो है गलत है, क्योंकि मंत्रिमंडलीय समितियां जो हैं वो गैर संवैधानिक और संविधानोत्तर हैं, इनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। तो इसका कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति जो है वो 26 जनवरी 1950 को नहीं बल्कि 24 जनवरी 1950 को चुना गया था। आज का अगला प्रश्न है कि कथन और कारण पे है कि मुख्यमंत्री राज्य सरकार के किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है और मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। तो कौन सा कोट का आधार पर चयनित करना है? केवल ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करना है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ए गलत है और आर सही है, क्योंकि ए गलत है, आर सही है, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य परिषद का प्रमुख होता है लेकिन वह मंत्रियों को बर्खास्त नहीं कर सकता है, बल्कि मतभेद होने पर वह किसी मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। उसे बर्खास्त करने का अधिकार जो है वो राज्यपाल के पास है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि राष्ट्रीय आयोग के पास किसी भी राज्य आयोग के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार है और यह अपील राज्य आयोग के आदेशों की तारीख के 60 दिन के भीतर की जा सकती है। सही कथन चुनना है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। दूसरा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि 60 दिन के भीतर नहीं है, ये 30 दिनों के भीतर है। ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।